हेलो क्लास 10 अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। ऐसे टोटल 3 नेचर होते हैं। वो कैसे? यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अब इक्वेशन यूनिक है ये कैसे पता चलता है कि अगर दो इक्वेशन यूनिक प्रूव करनी हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर उसे ग्राफ पे प्लॉट करो तो आपके पास कैसी लाइंस आएंगी? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, मतलब दो लाइंस आपस में टकरा रही होंगी। मान लीजिए दो इक्वेशंस नो सॉल्यूशंस को डिनोट करती हैं, तो अगर उन दोनों इक्वेशंस को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो कैसी लाइंस आएंगी? पैरेलल लाइंस आएंगी। और ऐसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो ग्राफ पे प्लॉट करने पर दोनों इक्वेशंस कैसी आएंगी? ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक आएंगी। तो ये तो चेक करने का तरीका था आपको ग्राफ के ऊपर, लेकिन एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करने पर कैसी लाइंस आएंगी, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। अब इन तीनों इक्वेशन की कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो, और वो भी 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो 2 इक्वेशन होंगी। तो कैसे होंगी वो इक्वेशन देखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरी क्या होगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं लीनियर इक्वेशन की। अगर मुझे यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन चाहिए तो क्या कंडीशन होती है? तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जी हाँ, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं अभी एग्जाम्पल में करना सिखाऊंगा। अब बात करें नो सोल्यूशन की, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 बाय a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ठीक है, और ऐसे ही इनफाइनाइट सोल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, तो यूनिक हो गया a1 by a2 is not equal to b1 by b2। नो हो गया a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। और इनफाइनाइट हो गया a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। क्वेश्चन में लिख के आता है कि इक्वेशन यूनिक है तो ये लगा दीजिएगा, नो है तो ये कंडीशन लगा दीजिएगा, इनफाइनाइट है तो ये। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन किस तरह से? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सोल्यूशन। मतलब ये दोनों इक्वेशन एक यूनिक सोल्यूशन को डिनोट करती हैं और आप मुझे k का वैल्यू निकाल के दिखाइए। ये जो k है हमारे पास, अब पहले वही जनरल फॉर्म लिखते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ऐसे इधर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। फिर इनकी वैल्यूज लिखते हैं, a1 हो गया 2, b1 हो गया k और c1 हो गया 11। इसी तरह से देखिए a2 हो गया 3, b2 हो गया 5 और c2 हो गया 7। ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लिखना सीखा था। ठीक है, अब क्योंकि कंडीशन हमें दी है यूनिक सोल्यूशन की तो कैसे लिखेंगे? कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो a1 बाय a2 मतलब 2 बाय 3 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 k बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा कि 10/3 नॉट इक्वल टू k। अब ये तो प्रॉब्लम का चीज है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब हमें क्वेश्चन में कह रहा है बताइए k की वैल्यू क्या है, k किसके बराबर है। और देखिए मेरा आंसर क्या आया कि k बराबर नहीं है 10/3 के। तो क्वेश्चन तो था बताइए k किसके बराबर है। हम लिख रहे हैं कि 10/3 के बराबर नहीं है k। अगर 10/3 के बराबर नहीं है तो किसके बराबर है? तो हमारा आंसर हो गया देयरफॉर k हैज ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 10/3। मतलब 10/3 को छोड़ के k सबके बराबर है, सारे रियल वैल्यूज के। ठीक है, फिर समझते हैं। जवाब हमारे पास आया कि k बराबर नहीं है 10/3 के। क्वेश्चन कह रहा है बताइए k किसके बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कह रहे हैं कि 10/3 के बराबर नहीं है तो फिर किसके बराबर होगा? मतलब 10/3 को छोड़ के सबके बराबर होगा। तो जवाब आ गया देयरफॉर k हैज ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 10/3। अभी ऑल द वैल्यूज क्या है? ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10/3। बस फिनिश हो गया क्वेश्चन हमारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर नो सोल्यूशन। इस बार दोनों इक्वेशन नो सोल्यूशन को डिनोट करती हैं और फिर से k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अपनी जनरल फॉर्म लिखते हैं भाई, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ऐसे ही a2x
प्लस B2y इज इक्वल टू C2। A1 B1 C1 का वैल्यू बताइए। A1 हो गया K, B1 हो गया -1 और C1 हो गया 2। ऐसे ही देखिए A2 B2 C2 कितना हुआ, A2 हुआ 6, B2 हुआ -2 और C2 हुआ 3। ये हम ऑलरेडी पहले कई बार कर चुके हैं इनकी वैल्यूज को, तो बार बार टाइम नहीं वेस्ट कर रहे बताने में। अब वही कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन, बिल्कुल प्रॉपरली स्टेप लिखिएगा। कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन, तो क्या पढ़ी थी हमने कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। चलिए इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो व्हाट इज A1 बाय A2, K बाय 6 इज इक्वल टू -1 बाय -2 इज नॉट इक्वल टू 2 बाय 3। सारी वैल्यू असाइन कर दी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें K का वैल्यू निकालना है तो ये नॉट इक्वल टू वाला टर्म सॉल्व इधर होगा ही नहीं। बस कितना सॉल्व होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो चलेगा एक तरह समझ लीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 6 बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। इस बार ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आपको यहाँ सॉल्व ही नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि हमें k का वैल्यू निकालना था। k का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इस बार m और n का वैल्यू निकालना है और कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो तरीका बिल्कुल वही रखते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं इसकी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ऐसे इधर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। वैल्यूज निकालते हैं। तो a1 आ गया 3, b1 आ गया 4 और c1 आ गया 12। ऐसे देखिए a2 ये हो गया m प्लस n। ऐसी हम बात करें b2 की तो ये आ गया ट्वाइस m माइनस n। b2 की बात करें तो ये हो गया 5n माइनस 1। अब कंडीशन क्या थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो वो थी लिखना है कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो चलिए इसमें वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 अपॉन m प्लस n, फिर b1 बाय b2 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू c1 बाय c2 12 अपॉन 5n माइनस 1। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्योंकि दोनों इक्वल टू हैं तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा और फिर इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। मतलब दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी m और n की फॉर्म में। जैसे हमने x और y की फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन पहले सॉल्व किए बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो आपकी चॉइस होगी क्या सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2 और इसको मान लेता हूं 3। तो कैसे लिखूंगा पहले, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड लो, आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हो। किसी भी तरीके से दो इक्वेशन बनानी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड पहले ले रहा हूं। तो देखिएगा यहां पर एक फायदा और है, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो क्या बचा 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू m प्लस n। अगला स्टेप 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। सबको एक तरफ ले आइए, 3m माइनस का 2m माइनस का 3n माइनस का 2n इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखिए कितना आएगा, m माइनस 5n इज इक्वल टू 0। तो हमारी पहली क्वेश्चन तैयार है। ऐसे ही अब सेकंड और थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हो गया 2 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू 12 अपॉन 5m माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से देखो 12 चला जाएगा 6 टाइम्स। तो ये क्या बचा 1 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू 6 अपॉन 5m माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स m माइनस n। अब ये तो एज इट इज आ गया, यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6m माइनस 6n। सबको एक तरफ करिए और माइनस 1 को उधर ले जाएंगे। तो 5m माइनस का 6m प्लस का 6n इज इक्वल टू प्लस का 1। ये कितना आ गया देखिए, माइनस m प्लस 6n इज इक्वल टू 1। अभी हो गए हमारे लिए फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि 1 2 3 हम पहले मान चुके थे, इसको मान लेते हैं 5। इक्वेशंस के नाम डालें, कोई लॉजिक नहीं है, किसी को कुछ भी मान लीजिए। अब सॉल्विंग करते हैं 4 और 5 को। तो देखिए पहले 4 लिख लो या 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो m माइनस 5n इज इक्वल टू 0 और फोर्थ है माइनस m प्लस 6n इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हो कि अगर मुझे m को एलिमिनेट करना है तो इनके कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी डिफरेंट है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। ये लीजिए ऐड हो गया, कितना बचा माइनस का 5n प्लस का 6n, तो प्लस का n बचा और ऐड करिए तो 1 आ गया। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1।
इस n की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए मैं फिफ्थ वाले में डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो देखिए m माइनस 5n इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 5। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 5। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कंडीशन ध्यान रखिएगा और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व करना होगा। मोस्टली जब दो वेरिएबल्स के वैल्यू निकालना होता है तभी जरूरत पड़ता है, वरना सिंगल सिंगल वेरिएबल में तो एक बारी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको तीनों टाइप के एक ही क्वेश्चन कर दिए। एक इनफाइनाइट सोल्यूशन का एक और टफ क्वेश्चन करके देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन से। इस बार ए और बी का वैल्यू निकालना है, कंडीशन इनफाइनाइट सोल्यूशन की ही है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ऐसे इधर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। वैल्यूज लिखते हैं। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया 7। ऐसे देखिए इधर a2 हो गया a माइनस b, b2 हो गया a प्लस b और c2 हो गया 3a प्लस b और माइनस का 2। अब लिखना है कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्या होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसमें वैल्यूज असाइन करते हैं। तो ये हो गया 2 अपॉन a माइनस b, b1 बाई b2 में 3 अपॉन a प्लस b और c1 बाई c2 में 7 अपॉन 3a प्लस b और माइनस का 2। इसको मान लीजिए 1, इसको 2 और इसको 3। मैंने आपको बोला है लास्ट क्वेश्चन में मैं 1 2 और 2 3 ले रहा हूं, आप 1 3 और 2 3 भी ले सकते हो। दो इक्वेशंस बनानी है क्योंकि दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। इसका भी ध्यान रखना होता है कि जितने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उतनी ही इक्वेशन बननी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट और सेकंड को पहले सॉल्व कर रहा हूं और फिर सेकंड थर्ड को करूंगा। तो मैं लिखूंगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस बी, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस का 3b। सबको एक तरफ ले आइए, सबको एक तरफ लाइए। तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बचा, माइनस का a प्लस का 5b इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन तैयार है। ऐसे ही सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। तो सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, चाहे तो फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते थे, यहां पर भी कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड थर्ड सॉल्व कर रहा हूं। तो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस का 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 और इंटू 7 a प्लस बी मल्टीप्लाई में। तो चलिए अंदर इंटू करते हैं। तो 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू, ये 6 चला गया उस तरफ। अगला स्टेप, तो ये आया 2a और माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं क्योंकि 1 2 3 तो पहले मान चुके हैं। देखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो सॉल्व करते हैं 4 और 5 को। तो किसी को पहले लिख लीजिए, मैं 4 पहले लिख रहा हूं और 5 को बाद में। 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब देखिए अगर मैं a हटाना चाहता हूं तो a का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, जबकि यहाँ तो a लिखा हुआ है। तो इसी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो देखिए कितनी बन जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगी माइनस का 2a, ये हो गया प्लस का 10b इज इक्वल टू 0। और ये सेकंड इक्वेशन में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब देखिए क्योंकि a हटाना है, दोनों के कोफिशिएंट पहले से डिफरेंट साइन वाले हैं, तो ऐड कर दीजिए। इन्हें ऐड कीजिए, आएगा 6b इज इक्वल टू 6। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1। अब इस b की वैल्यू को कहीं भी डाल दीजिए छोटी इक्वेशन में। चलिए मैं फोर्थ वाली में डाल रहा हूँ। तो माइनस a प्लस 5b, b का वैल्यू डाल दिया इज इक्वल टू 0। माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर a का वैल्यू 5 आया और b का वैल्यू 1। मोस्टली जो क्वेश्चन इनफाइनाइट सोल्यूशन से आते हैं वो 3 नंबर के ही आएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, 2 इक्वेशंस बन जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन फिनिश हुआ।